नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खटाना बुलेटिन आपका अपना चैनल है जो बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखता है, अपने साथ जो हैं उनकी बात रखता है, पीड़िता की बात रखता है, हमेशा पीड़ितों का साथ देता है। उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए भी तैयार रहता है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये बहुत बड़ी खबर है, ये करीब करीब 8-10 पार्ट में चलेगी। आप इस खबर को पूरे पार्ट देखें और हमारे साथ जो स्टूडियो में पीड़िता है उनका नाम है सोनू शर्मा रानी। सोनू जी, आपका स्वागत है। सोनू शर्मा वो नाम है जिसने पूरे देश में चल रहे धर्म परिवर्तन के गैंग के सरगना छंगुड़ बाबा को सलाखों के पीछे भिजवाया, देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया, बहुत सारे लोगों का धर्म भ्रष्ट होने से रुकवाया, लेकिन खुद के साथ तो कहते हैं ना कि अपने सर की जूं कोई नहीं ढूंढ सकता, वो बात सच साबित होती है। लोगों के लिए लड़ी, देश के लिए लड़ी, धर्म के लिए लड़ी, परंतु अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। इस बहन के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया था उनको सलाखों के पीछे नहीं भिजवा पाई। सबको न्याय दिलवा दिया लेकिन इसको किसी ने न्याय नहीं दिलवाया। आज हम बात करेंगे सोनू शर्मा जी से, लंबी बातचीत है, हम इसको पार्ट में डालेंगे। पहला मामला है कि आप रहने वाली कहां की? मैं रहने वाली तो प्रॉपरी बेंगलुरु कर्नाटक की हूँ। अच्छा, और आप किस समाज से आती हैं? क्योंकि हिंदुओं में जातिवाद की बीमारी बहुत है। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं है। आपका गोत्र क्या है? मेरा गोत्र हरिदस है। अच्छा। चंभाल शासन है, मध्य नारी है। अच्छा। मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ। मैं लोगों की तो बता नहीं सकती पर मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जो आपके ये साजमा और सोनिया राठौड़, पहले बता दें साजमा इस महिला का असली नाम है और उर्फ सोनिया ये इसका हिंदू नाम है। इस परिवार ने पूरे ने अपने आप को हिंदू बताया और हिंदू बता करके इस बेटी को फंसाया। तो जो साजमा उर्फ सोनिया है, इससे आपकी दोस्ती कब हुई? मेरी जो साजमा उर्फ सोनिया है इससे दोस्ती 2019 में इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी जी। तो इसने अपने पति को आपसे कैसे मिलवाया, क्या कैसे मिलवाया? जो है स्वाजमा सोनिया है, इसने ये बोला था कि ये जो राजू राठौर है मेरा देवर है और मैं इसकी भाभी हूँ, और यही बोला था उसने कि हम देवर भाभी हैं। पीड़िता नहीं बता पा रही, मैं स्पष्ट कर दूं क्योंकि मैंने पहले सारी चीजें इनसे बयान इनका लिखा है। सोनू रानी की जो दोस्ती है वो साजमा से होती है। साजमा बेहट सहारनपुर के गांव घाना खंडी की रहने वाली थी। उसके पति का नाम वसीम उर्फ राजू राठौड़ था। वसीम उसका असली नाम है, राजू राठौड़ उसका छदम नाम है जो उसने बनाया हुआ था। उसके पिता का नाम भी सलीम है लेकिन उसने अपना नाम सतीश राठौड़ बनाया हुआ था। उसका पूरा परिवार डबलिंग है, दो नाम है, एक हिंदू नाम है और एक उनका मुसलमान नाम है, और मुसलमान नाम से उन्होंने सारी अपनी सोशल मीडिया की आइडिया बनाई है। वसीम सऊदी अरब रहता है और ये लड़की बेंगलोर में रहती थी, सच है जी। और बेंगलोर से इसको इन्होंने दोस्ती के जाल में पहले महिला ने फंसाया, अपने खुद के पति को देवर बताया और देवर बता करके इसको शादी के लिए तैयार किया। और जो बुजुर्ग सलीम है इसने आपसे आपके साथ आपके घर में आए बेंगलोर। ये जो सतीश उर्फ सलीम नाम है इनका रियल जी, ये मेरे पास बेंगलोर गए थे और इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा आदमी बताया, हम बहुत अच्छे हिंदू राजपूत बताया गया था मुझे जी। और वहां पे इसने मुझे बोला था कि मेरा बेटा जो है राजू राठौर कुंवारा है। फिर मुझे इन्होंने सऊदी जाने के लिए तैयारियां करवाई थी वहां पे बेंगलोर में, वहां पे तैयारी करवाई गई थी मेरे से बेंगलोर से। इन्होंने बहुत अच्छा इंसान बताया था और मैं भी इस बात से बहुत सहमत थी भी हिंदू राजपूत है। चलिए, तो जैसे आपको इन्होंने ये इसका पिता जो था ये आपसे मिलने गया बेंगलोर आपके घर? जी हाँ, ये 2-3 दिन रुका है वहां पे मेरे घर। अच्छा, तो जो आपने अपना मकान बेचा वो किसके कहने पे बेचा और क्यों बेचा?
जब इन्होंने ये बोला था कि भाई शादी कर ले, मेरे बेटे से कुंवारा है और वो आपसे शादी करना चाहता है, तो सऊदी भेजने के लिए मुझे जो है वो मकान बेचना पड़ा था। शादी का कुछ इन्होंने बोला था कि बंदोबस्त करना है, इसलिए वो मकान मेरा 2021 में बिक गया था जाने से पहले। चलिए अब मैं बता दूं थोड़ा सा स्पष्ट, चूंकि ये डरी हुई है, परेशान है। इन जालिमों ने इस लड़की को फंसाया, पति पत्नी, उनका ससुर, उसके अन्य रिश्तेदारों ने पूरे तरीके से कहानी बताई कि हम सहारनपुर के हिंदू राजपूत हैं और मेरा बेटा सऊदी अरब में नौकरी करता है, जबकि उस व्यक्ति की पहले से ही शादी हो चुकी थी, वसीम उर्फ राजू राठौर की। उसकी पत्नी ना बनकर सोशल मीडिया पर उसकी भाभी बनकर बात करती थी और इस लड़की को भाभी बनकर ही उसने फंसाया। उसने कहा कि मेरे देवर से आप शादी कर लो, इसके मकान को बिकवा दिया और 4 लाख रुपए कैश, जो आपने मुझे बताया, 4 लाख रुपए कैश वो खुद महिला भी लेकर के आई। अब अगली उस पर बात करते हैं, जो आपकी शादी हुई, आप सऊदी अरब कैसे पहुंची? सऊदी अरब मुझे 2021 में भेजा गया था, जिसमें एयरपोर्ट पे छोड़ने को साजमा उर्फ सोनिया राठौर, सतीश उर्फ सलीम ये गए थे। और वहां पर मुझे एक देवबंद का व्यक्ति था, मुस्लिम लड़का, देवबंद का, उसके साथ भेजा गया था मुझे। और जब मैं वहां पहुंचती हूँ जद्दा एयरपोर्ट पे, खुद ये वसीम राजू राठौर लेने आया था दोस्तों के साथ। वहां पर मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया गया, हिंदू रीति विधिवत जो शादी की गई मेरे साथ वहां पे। जी, मतलब आप देखिए कि चाल कि इन्होंने दोनों सास ससुर ने और बहू ने मिलकर के एक हिंदू लड़की को अपने पति के पास सऊदी अरब भेजा। मकान उसका बिकवा चुके थे, प्रॉपर्टी उसकी और भी थी, लेकिन उसका मकान बिकवा चुके थे, दुकानें वगैरह, गाड़ी वगैरह उसकी थी। सऊदी अरब जैसे ये पहुंचती है तो वसीम उर्फ राजू राठौर इसका वहां स्वागत करता है अपने साथियों के साथ, इसके साथ हिंदू रीति से मंगलसूत्र पहनाता है और उसके साथ शादी करता है। शादी, इसमें खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे और एयरपोर्ट से देवबंद का कोई लड़का इन्हें लेकर के सऊदी अरब पहुंचा और वहां इसकी शादी कराई। तो शादी के बाद पहली रात या शादी होने के बाद दोपहर वगैरह के बाद जब से आपकी शादी हुई, उसके बाद इसने आपसे, आपकी छांगुर से बात कब कराई और कैसे कराई? जैसे मैं सऊदी पहुंचती हूँ और जैसे हमारी शादी हो जाती है, तो जो वसीम राजू राठौर बना हुआ था, इन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से, जो बलरामपुरा का है, छांगुर पीर बोलते थे उसे, ये मैं उसे पीर तो कह के पीरों की तुलना में नहीं करूंगी उसे, तो इसने उसको वीडियो कॉल पर दिखाया, मुझे बात करवाई। तो पहली बार जब छांगुर ने बात की थी, ये बोला कि तो बहुत प्यारी बच्ची है, तुम प्यारी बच्ची है, तुम्हें तो जन्नती होना चाहिए, तुम इस्लाम में आ जाओ, तुम्हें किसी चीज की तंगी नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। उसने एक किस्म से मुझे दावत दी थी इस्लाम में आने की। ठीक है, इस्लाम में आप नहीं आई जी, आपने वही मना कर दिया या क्या हुआ सऊदी अरब उसी समय पहले दिन ही? जब छांगुर से बात होके कॉल कट होता है, तो मैंने जो राजू राठौर था उनसे पूछा, भी आप मुस्लिम बनना चाहते हो क्या? आप तो हिंदू राजपूत हो, फिर आप मुसलमान क्यों बनना चाहते हो? वहां पर जो राजू राठौर बना वसीम, उसने मुझे बोला कि मैं मुसलमान बनना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मुस्लिम हूँ, तुझे मुसलमान बनाने के बारे में बात हुई है, ये अगर तू प्यार से मानेगी ठीक है, नहीं तो घर में सड़ेगी कहीं ना कहीं। तो वहां जब आप रही जी, तो जो पति पत्नी के बीच संबंध होते हैं वो हो पाए? देखिए, जैसे मुझे पता चला कि मुस्लिम है, तो मेरी वहां पे राजी नहीं थी, मेरे साथ जोर जबरदस्ती संबंध बनाए गए, वीडियो भी बनाई गई मेरी वहां पे, फोटोज वगैरह, 3 महीने तक यही चलता रहा लगातार, जबरदस्ती वीडियो। बोले तो एक बेशर्म हो गया, आज मुझे बोलना पड़ा, मेरे नग्न वीडियो फोटोज थे, जिसके आधार पर मैं बहुत आज तक डरी हुई हूँ, धमकियां मिलती हैं आज तक। अच्छा चलिए, हम बहुत शॉर्ट में से करना चाहते हैं ताकि लोगों तक ये पहुंचे। जो आपकी बची कुची संपत्ति थी वो कैसे बिकी? बची कुची, जैसे मैं सऊदी से बेंगलोर आई, उसके बावजूद इन्होंने मुझे पैसे की इन्होंने डिमांड थी और मेरे को बेचने की दबाव बनाया गया। मैंने दुकान का सामान वगैरह सब बेच दिया, वहां से गाड़ी वगैरह बेच के इनको पैसे दे दिए। इनका फिर भी जो पेट इनका कभी भरता नहीं है, ये हमेशा पैसे के लिए ही इनका रिश्ता था। यहाँ समझने लायक बात यह है कि 3 महीने सऊदी अरब रखने के बावजूद
पूरी यातनाएं दी, शेखों से शादी कराने का लालच दिया, अगर मुसलमान बन जाती हो, तमाम लालच दिए, लेकिन ये बेटी नहीं मानी। फिर इसकी उन्होंने सोचा कि इसको मारना तो है ही, खत्म तो करना ही है, क्यों ना इसकी सारी संपत्ति बिकवा दी जाए। फिर वापस आपको बेंगलोर लाया गया जी। और आपकी जो बची हुई संपत्ति थी वो क्या थी? मेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान थी। अच्छा। और गाड़ी थी मेरे पास, कार, एक एक्टिवा थी। तो इसकी वो भी संपत्ति इन्होंने बिकवा दी और ये इसे छोड़कर वहां से फरार हो गए। जैसा कि इन्होंने हमें बताया, फरार होने के बाद इसको फिर ब्लैकमेल करते रहे, इससे पैसे लेते रहे। जैसा इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने एक दिन ठान ली ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के कि मैं अब आत्महत्या करूंगी। तो फिर आपके मन में क्या आया, आत्महत्या क्यों नहीं करी आपने? आत्महत्या करना तो चाहती थी, फिर मैंने सोशल मीडिया पे जो बहादुर हमारी वीरांगना रह चुकी हैं उनके बारे में पढ़ा, मैंने देखा, तो मेरे अंदर आत्मा ने ये बोला कि मरना कायरता का काम है, क्यों ना तो और बेटियों को बचा जो तेरे जैसी हैं, औरों का सहारा बन, औरों को बचा ले। जो ये दरिंदे हैं इन लोगों से और बेटियां बच जाएंगी, तो सोच तू भी बच गई। तो मैं वहां पर बेंगलोर पुलिस स्टेशन था, वहां पर 23 तारीख 7 जुलाई 7/21/2023 में एक तहरीर दी। पहली टाइम जैसे तहरीर दी वैसे इन्होंने मेरे सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो अपलोड, जैसे कि फोटोज थे वो अपलोड किए और उसके स्क्रीनशॉट जो है मेरे को भेजे गए, जो साजमा सोनिया के द्वारा, पत्नी के द्वारा। मैं फिर डर गई और पीछे आ गई। अच्छा, आप सहारनपुर कैसे पहुंची और किसके आश्वासन पर पहुंची और क्यों पहुंची? जब मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे तो पीछे हट गई थी, इसके पिता का कॉल गया था मेरे पास और उन्होंने मुझे ये बोला था कि तुम यहाँ आ जाओ सहारनपुर, तुम्हें न्याय करेंगे तेरे साथ में, और जो भी तेरी वीडियो फोटोस हम डिलीट मार देंगे। उसके कहने से मैं आई थी, क्योंकि वो उसका बर्ताव मेरे तरफ तब अच्छा था, तो मैंने सोचा ये बुजुर्ग है, वो समझदार रहेंगे। तो आप कहाँ, सहारनपुर में कहाँ पहुंची थी? मैं सहारनपुर गांव गानाखंडी पहुंची थी। तो पहुंचने के बाद क्या आपके साथ हुआ? जैसे मैं वहां पहुंची इन्होंने मुझे बंधक बना लिया। मैं 4 मई 2025 को पहुंची थी। 1 महीने तक बंधक रही इन लोगों की। आप समझेंगे कि एक बुजुर्ग भी कितना शातिर हो सकता है। इस बेटी ने उस बुजुर्ग पे विश्वास किया कि चलो पत्नी और पति मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये बुजुर्ग जो बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत सम्मान से बातें करता है, बड़े प्यार से बातें करता है, ये बुजुर्ग मेरे साथ इंसाफ करेगा। और उस बुजुर्ग ने इंसाफ का वादा भी कराया कि तुम सहारनपुर आ जाओ और मैं इन सबको बिठा करके तुम्हारी फोटो वीडियो डिलीट करा दूंगा और तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, बेइंसाफी नहीं होगी। मैं ईमान वाला आदमी हूं, धर्म वाला आदमी हूं। ये उसका ईमान धर्म था और उसने इस बेटी के जीवन को बुला करके नर्क कर दिया और इसको वहां बंधक बना लिया। अब बात आती है कुछ समय बाद जब ये बंधक रही तो वहां से 4 मई 2024 को घर से भाग जाती हैं आप? जी, मैं भागी थी। जैसी आप भागी तो कहां तक भाग पाई और कैसे पकड़ी गई? रास्ते में इन लोगों के लड़के लोग पीछे लगे हुए थे, इसका चाचा था फरमान, इनके साले, इसके भाई, रास्ते से पकड़ लेगा, पहुंचने नहीं दिया था, घंटा घर तक भी नहीं पहुंच पाई थी मैं। फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर लाके मेरे साथ बहुत यातनाएं दी, मारपीट की। मौका पाकर मैंने पुलिस को फर्स्ट टाइम गांव में बुलाया था, डायल नंबर 112 करके, कि सर ऐसे ऐसे मेरी जान को खतरा और धर्म परिवर्तन का मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं ब्राह्मण समाज की बेटी हूँ, मैं मुस्लिम धर्म नहीं अपनाना चाहती, मुझे यहाँ से रिहा करवा दीजिए। पुलिस का रवैया कैसा रहा? उस वक्त जब पुलिस आई थी, जैसे पुलिस आई ये लोग घर छोड़ के भाग गए थे और फिर रात के 3 बज यानी कि 2:30-3 बज गए थे गांव में पुलिस के साथ मुझे। फिर पुलिस मुझे कोतवाली देहात ले गई थी अपने साथ और वहां पर पुलिस ने भी रात के 3 बजे मुझे ये बोला कि थाने में नहीं रह सकती, मुझे ऑटो करके दिया और एक ऑटो वाले को बोले इसको रूम दिला दो, घंटा घर पे कहीं भी होटल में ठहर जाओ, बेफिक्र होकर ठहरो, सुबह हम है ना कानूनी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुबह पुलिस का रवैया कैसा दिखा और कौन पुलिस वाले थे? इंस्पेक्टर कौन था? मॉर्निंग जब जैसे ही दिन पलटा तो पुलिस का रवैया चेंज हो गया था। वहां पर उस टाइम मौके पर जो इंस्पेक्टर थे चंद्रसेन सैन या सच्चो थे, उनका रवैया बहुत चेंज था। वो जो वसीम राजू राठौर है इसके परिवार की वकालत करते नजर आए मुझे। मतलब यहाँ संज्ञान की बात यह है कि जिस पुलिस को हम अपना रक्षक समझ रहे हैं वो रक्षक इन आताताइयों से पैसा लेकर के देश के कानून के प्रति वफादार कम, इस गैंग धर्म परिवर्तन गैंग के प्रति वफादारी ज्यादा निभाई, ऐसा इनका आरोप है पीड़िता का। कि इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो पुलिस वाले थे, जो
थाना देहात कोतवाली सहारनपुर की पुलिस थी, उसकी आस्था छांगुर के प्रति ज्यादा थी, छांगुर के गुर्गों के प्रति ज्यादा थी, अपने कानून व्यवस्था के प्रति, अपने देश के प्रति, और बल्कि वो खुद हिंदू थे, अपने धर्म के प्रति भी नहीं थी। चलिए, धर्म के प्रति नहीं होनी चाहिए, देश के कानून के प्रति होनी चाहिए, एक बेटी के इंसाफ के प्रति होनी चाहिए, लेकिन इनकी आस्था इस बेटी को, इस पीड़िता को गैंग रेप करने, सॉरी, छांगुर गैंग की तरफ नजर आई, कानून की तरफ नजर नहीं आई, ऐसा इनका आरोप है। अब आपने फिर वहां रहना क्यों शुरू किया? मैं जैसे होटल में ठहरी, मैं एसएसपी ऑफिस पहुंची थी अगले दिन तो एसएसपी साहब ने मुझे कोतवाली देहात थाने भेजा था कि आप वहां जाओ, वहां पे कार्रवाई की जाएगी, आप टेंशन मत लो। जैसे मैं थाने में आती हूँ, वहां पहले से ही वसीम का परिवार, वहां के उनके रिश्तेदार, कम से कम भी ये 24-25 आदमी वहां पहले से मौजूद थे। और मुझे वहां पे चंद्रसेन सैनी ने, एसएचओ ने ये बोला गया था कि अगर तुम बात नहीं मानेगी तो तुझे जेल भेज दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज करके। किस तरह का? भी झूठा मुकदमा दर्ज कर देंगे, हनी ट्रैप केस लगा देंगे। अच्छा, हनी ट्रैप का, जी ठीक। और फिर मुझे बस उसी मजबूरी में मुझे इन लोगों के साथ दोबारा वापस भेज दिया गया, जबकि मैं आना ही नहीं चाहती थी इन लोगों के साथ। इसके बाप ने तो कुछ जिम्मेदारी ली होगी? इसके बाप ने ये बोला था कि जो भी हुआ, जो हो गया, ये मेरे बेटे की बहू है और मैं इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ, हम इसे अपने साथ रखेंगे। कितने लोग थे? ये 24-25 लोग थे, जबकि इनके पिठोरी चीमावास के कुछ लोग थे, करौंदी के प्रधान थे, गांव के प्रधान थे और अन्य व्यक्ति थे। इनके काफी रिश्तेदार वहां पे भारी संख्या में थे। साजमा भी वहां थी मौजूद, इनका भाई था, इनके पापा थे, इनके साले साहब, यानी कि 24-25 व्यक्ति थे। यहाँ गौर करने की बात है साथियों, इस हिंदुस्तान में, योगी के शासन में, एक बेटी थाने तक पहुंचती है छुट करके, और हमारी पुलिस, योगी पुलिस, उस बेटी को दरिंदों को सौंप देती है इस जिम्मेदारी पर, कि दरिंदे जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारे बेटे की बहू है और जो गलती हुई वो हुई, आगे से इसके साथ कुछ नहीं होगा। अब आप देख रहे होंगे कि इन लोगों का ईमान कैसे बिक चुका है, कैसे पुलिस पैसे के लिए काम करती है, कैसे पुलिस अब संगठित अपराधियों के साथ मिलकर अपराधी बनी है। ये मेरा कहना नहीं है, मेरे चैनल के विचार नहीं है, ये पीड़िता के विचार हैं, जो जिंदा है, सामने है और आपके सामने कह रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी तमाम कानून है कि पीड़िता का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि पर्दे के पीछे रख करके बुलवाया जाता है और झूठे आरोप लगाए जाते हैं, वो लड़कियां ही नहीं होती। आज हम माफी चाहते हैं कानून से भी इस मामले की, कि इस बेटी को हमें सामने दिखाया, पहले हमने इसकी अनुमति ली और ये खुद सामने आने के लिए तैयार है, और इसने खुद कहा कि मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं मुंह पे कपड़ा बांध करके बोलती हूँ, तो पता नहीं कोई फर्जी चैनलों ने कोई लड़की पकड़ ली, इस नाम की कोई लड़की दुनिया में है ही नहीं। इसने खुद कहा कि मैं सामने आके बात कहना चाहती हूँ। आप भी देख लो कि आपकी पुलिस और आपके आसपास के पहरेदार, इस फसल के पहरेदार कितने खतरनाक हैं, क्या हो सकता है आपके क्षेत्र में, और वहां के लोग कितने घातक हो सकते हैं, इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब आप घर पहुंच गई दोबारा, फिर आपके साथ क्या हुआ? घर पहुंचे तो इनका रवैया नॉर्मल रहा मेरे साथ में, और उसी दौरान मुझे कोई खर्चा नहीं देता, कुछ नहीं, मैं अलग खाना खाती थी, मैं इनके बर्तन में पानी नहीं पी सकती, तो मैं अपना ब्यूटी पार्लर का काम घर से ही करना शुरू कर दिया था। अच्छा, वहां रह के। इस बीच वहां रहने के पीछे क्या मंशा थी? लड़ने की थी, इंसाफ की थी, क्या थी, क्यों रही तेरा वहां? मैं वहां पर, मेरी मजबूरी भी थी उस टाइम पे, पुलिस वालों ने इतना दबाव देकर मुझे भेजा गया था। मैं आगे पीछे तो कोई केस लड़ने वाला था नहीं, जब उन्होंने बोला हैंड ट्रैप का केस, तो मेरा तो कोई जमानत करवाने वाला भी नहीं है। ये लोग पैसे वाली पार्टी है और भाई इनके कुछ बढ़िया लिंक है। तो जो पैसे आप कमा रही थी उसमें भी हिस्सा ले लोगे? जो लेते थे या रहने देते थे? नहीं, जो मैं कमाती थी उससे मैं अपना खर्चा चलाती थी थोड़ा बहुत, और कुछ जो होते थे लोग ले लेते थे। ठीक है। अब जैसे ही आप अगले महीने नॉर्मल होने के बाद, जैसा आपने बताया जिस दिन आपके साथ गैंगरेप हुआ, उस दिन आप कहाँ गई थी? जैसे कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करना शुरू कर रखा था, तो एक पड़ोस में शादी थी और शादी के दौरान मेरे पास मेकअप का सामान नहीं था, मैं बाजार सामान लेने गई थी। जैसे सामान लेके वापस आ रही थी तो वसीम का जो चाचा है फरमान, इसने अपने 2 दोस्तों के साथ मुझे रास्ते से, रोड से उठा लिया था और एक खाली प्लॉट में ले गए। वहां पे मेरे साथ गैंगरेप हुआ, सिगरेटों से जलाया, प्लास्टिक कवर जो सामान लाने के लिए होता है वो मेरे हाथों पे जलाया गया, पाँव जलाए गए, गला, अश्लील वहां पे मेरी वीडियो बनाई गई रेप करते टाइम फरमान के साथ। और जब मैंने बताई, उनकी माँ को बताई, उनकी दादी को, तो उन्होंने बोला एक रात की तो बात है, बुरा सपना समझ के भूल जा, तेरे जाले बहुत, मैं बोल नहीं पा रही हूँ मीडिया पे, ऐसे
जो बोल मेरे कानों में गूंजते हैं ना, बता नहीं पाती हूँ मैं। और मैं पुलिस स्टेशन गई वहां पे 14 दिसंबर को। पुलिस वाले चंद्रसेन सैनी SHO थे, उन्होंने मुझे पुआर का चौकी भेज दिया। वहां पे पुआर का चौकी में रामवीर साखे, संजय शर्मा 2 थे उस टाइम पे। तो उन्होंने पैसे की डिमांड की, 1 लाख रुपए दो, तेरे फेवर में केस करूंगा। सर पैसा नहीं है मेरे पास। तो वहां पहले से मौजूद फरमान, उनके अन्य साथी वहां मौजूद नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। जब आप थाने पहुंची तो थानेदार ने आपको क्या कहा कि आप चौकी चले जाओ? चौकी जाइए। तो आप चौकी गई जी। तो चौकी पर पहले से मौजूद थे जी ये फरमान और ये लोग कितने लोग थे? ये 6-7 लोग मौजूद थे, जिसमें वसीम का बाप सलीम भी वहीं था, फरमान और इनके अन्य व्यक्ति वहां थे। मतलब आप समझो कि बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, ये थाने पहुंची, परिवार को बताया तो उन्होंने क्या कहा वो तो आपने सुना ही होगा। लेकिन जब थाने पहुंची तो वहां थाना इंचार्ज ने इनको कहा कि आप चौकी में जाओ। इतना गंभीर मामला होने के बावजूद जो बेटी इतनी ताकत से लड़ रही हो, उसके साथ ऐसा हुआ और उसको चौकी में भेज दिया गया। और चौकी में पहले से ही बलात्कारी डटे बैठे थे और फिर चौकी इंचार्ज ने इनको बलात्कारियों को ही सौंप दिया। ये बात है जी। लेकिन बलात्कार होने के 1-1.5 महीने बाद आप रही वहां, तो आपकी तबीयत खराब हुई, उसका क्या कारण था? जैसे मेरे को चौकी से भेजा गया, जाते ही मेरे साथ ऊपर बहुत ढेर सारे यातनाएं दिए गए, बहुत मारपीट की गई, जिसके कारण मैं तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बावजूद इन्होंने मेरे ऊपर क्रिकेट बैटों से, चाकू से हमला भी किया, जिससे मैं भारी चोटिल हो गई। मैं उठ के चल नहीं पा रही थी। मेरे पाँव में सरिये तक गर्म लगाए हुए हैं, यहाँ पाँव के अंदर सरिये की नोक। तो मैं चल नहीं पा रही थी। 1.5-2 महीना बिस्तर पे रही और बहुत यातनाएं दी गई। उसके बावजूद इन्होंने एक हॉस्पिटल है सहारनपुर में, तारावती हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाया जाता। पहले लगातार लिया जाता, दवाई दिलाते वापस। जब ज्यादा सीरियस हो गया, पॉइजन अंदर फैल गया, क्योंकि उस रेप के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और वहां से इन लोगों ने तारावती में ही मेरा अबॉर्शन करवाया गया। चलिए, वो बोल रहे हैं कि हालत में नहीं है और गला मेरा भी रुंध हो गया है, लेकिन फिर भी बात करनी पड़ेगी। गैंगरेप हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कि चौकी में इसको भेज दिया, फिर घर ले गए, घर ले जाकर इसको मारा पीटा। और चूंकि गैंगरेप हुआ था तो ये गर्भवती हो गई, इसका गर्भपात भी सहारनपुर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कराया गया। अब उस अस्पताल के स्वामी को पता था नहीं था, वहां के संचालकों को पता नहीं था, तो वहां पर नाम यही लिखा जो है या कुछ अदर नाम लिखा? नहीं, इन्होंने एक नाम रखा मेरा, शिल्पा। अच्छा, शिल्पा नाम से मुझे एडमिट करवाया। वहां एडमिट जो कराया अस्पताल में, वो भी छदम नाम से कराया, इसका अबॉर्शन कराया, ऐसा ये आरोप लगा रही है। और ये बहुत खतरनाक आरोप है। अगर इतने अस्पतालों तक, हमारे खुद के अस्पतालों तक पहुंचने के बाद भी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो अस्पताल वाले भी हैं। जब ये बेशुद्ध हालत में थी, इसको कराना चाहिए था, पुलिस बुलानी चाहिए थी, क्योंकि इसके हाथ में हमेशा हिंदू निशान है। एक मुसलमान परिवार इसको लेकर आया तो अस्पताल के लोगों की भी जिम्मेदारी थी कि वो उसको ट्रीट करते, पुलिस को बताते। लेकिन अस्पताल भी पैसे के लालच में या आतंकवादियों के दबाव में या क्या हुआ वो तो भगवान जाने, या वो अस्पताल जाने या ये जाने, लेकिन इसका आरोप है और ये बहुत भयंकर आरोप है। क्योंकि सहारनपुर का तारावती हॉस्पिटल बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि वहां ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये जीता जागता सबूत है और इस सबूत को झुठलाया नहीं जा सकता। चलिए, आपका उन्होंने सारा काम हो गया, इसके बाद फिर आपने क्या सोचा? ये इस लड़ाई की तरफ आप कैसे घुसी? इस लड़ाई की तरफ एक दिन मौका पाके मैं SSP ऑफिस पहुंची। वहां पर एक बुजुर्ग था SSP के साहब के ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे एक संगठन का नाम बताया जो अतुल शर्मा है, जो हिंदू संगठन चलाते हैं। अच्छा। मैं उनके पास पहुंची। जैसे उन्होंने मेरी हालत देखी, बहुत चोटिल थी, घायल अवस्था में थी, तो उनको मैंने बताया। मैंने कई संगठन के साथ धरनों में शामिल रही। मैं पहले तो उनके घर गई ना? हाँ, उनके पास गई ना। उनके जाने के बाद फिर आपको धरनों में ले गए? हाँ, धरने प्रदर्शन किए उन्होंने। हाँ, आपके साथ मिलकर? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर पुलिस का कोई भी जवाब नहीं आया, कोई न्याय नहीं हुआ मेरे साथ में। लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप अपने बलात्कार को भूल गई, अपने सारे उत्पीड़न भूल गई। आपने छंगुर के खिलाफ जो तहरीर दी, जी, आपने जैसे पहले बताया कि भाई जी जी अब बीमार को नहीं, बीमारी को मारना पड़ेगा, क्योंकि इनके पीछे सबके छांगुर की ताकत थी, पैसा छांगुर भेज रहा था, सारी चीजें छांगुर कर रहा था। बिल्कुल, जैसा आपने पहले वीडियो में बोला है। तो फिर आपने सोचा कि छांगुर से लड़ाई क्यों ना हो। तो इस लड़ाई की पहली शिकायत आपने कब शुरू की? ये लड़ाई कहां से, किस दिन शुरू की आपने?
ये छांगुर के खिलाफ? ये लड़ाई जब मैंने शुरू की थी 18 अप्रैल। आपने इसमें लिखा ना 18 अप्रैल विज्ञप्ति में? 18 अप्रैल में आपने कैसे, किस माध्यम से शिकायत की? मैंने ईमेल के जरिए फर्स्ट शिकायत की थी मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी को, एटीएस को, एसटीएफ को। ठीक है। उसके बाद आप लखनऊ पहुंची, शिकायत पर कुछ नहीं कार्रवाई, तो वहां क्या हुआ? शिकायत जब मैंने देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मैं 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री लखनऊ आवास खुद पहुंची थी वहां पे। तो वहां पर मैंने एप्लीकेशन जो उनके सहयोग जो कार्यकर्ता सहयोगी रहते बाहर गेट पे जो रहते हैं, हाँ, उनको दे दी और वहीं से मुझे गौतमपल्ली थाने की पुलिस जो है थाने ले आई। एक रात भर मुझे वहां रखा थाने में, गौतमपल्ली थाने में। सुबह के 3:30-4 बजे सहारनपुर पुलिस, जिस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ उसी के हैंडओवर मुझे कर दिया गया। रामवीर साखे जी जबरन मुझे गाड़ी में डाल के मारपीट करते, गाली गलौज करते, लाके जिन्होंने मेरा बलात्कार किया फरमान उनके ही हाथ में दे दिया। कितने आदमी थे उस दिन, जिस दिन जब दिया? चौकी में दिया था, कहां दिया था? गांव में लाके छोड़ दिया था। जब मैं वीडियो बना रही थी घर लाए, बाकी गाड़ी में ले जाके वही छोड़ दिया। इस बेटी के अनुसार जिस कागज विज्ञप्ति में इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा कि इन्होंने सोचा कि बीमारों को मारना अब भारी पड़ेगा, एक एक बीमार को कहां मारती फिरेंगी, क्यों ना बीमारी को ही मारा जाए, जो उसका पहला सपना था कि इस देश की बेटियां बचें। उसके लिए इन्होंने छांगुर की पहली शिकायत की। उससे पहले छांगुर के बारे में कोई नहीं जानता था। छांगुर की इन्होंने शिकायत की और शिकायत के बाद जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लखनऊ पहुंची। लखनऊ पहुंची तो वहां सर्विलांस के जरिए पुलिस ने इनकी लोकेशन पता कर ली और मुख्यमंत्री के दरबार से, योगी जी आपके दरबार से, इस बेटी को गौतमपल्ली पुलिस ने उठाया और सहारनपुर पुलिस के हवाले कर दिया सुबह 4 बजे। सहारनपुर पुलिस की ढीठता देखिए कि उन्होंने इसे बलात्कारियों को सौंप दिया। बलात्कारी अपने घर ले आए और उन्होंने इसके पति के घर वापस छोड़ दिया, यही बात है? हाँ, उसका पापा घर लाके छोड़ गया। फिर मुझे योगी पुलिस, सहारनपुर पुलिस योगी जी के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रही है। योगी जी के राज में ऐसा जुल्म होगा ये सोच नहीं सकते। मेरे जीवन का सबसे भावुक इंटरव्यू है ये। लेकिन ये बताइए कि आप जब वापस आ गई फिर आप लखनऊ किसके पास पहुंची दोबारा? मैं दोबारा गोरखनाथ मंदिर है योगी जी का आवास, वहां पहुंची। गोरखपुर योगी जी का आवास 6 जून को जी। और मैं योगी जी से मिली और उनको अपनी तकलीफ बताई, उनके सामने अपना प्रार्थना पत्र दिया। तो योगी जी ने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन तो मुझे दिया योगी जी ने, यहाँ की पुलिस ने उस आश्वासन का भी उल्लंघन कर दिया, केस को रफा दफा करने में कामयाब रह गई। नहीं, उसके बाद जब आप दोबारा गई लखनऊ, मिले थे योगी, गोरखपुर के बाद जब आप लखनऊ गई जी, पहले लखनऊ गई तो उसके बाद मतलब मैं क्लियर कर दूं, जब ये गोरखपुर गई बाबा जी ने सुना, इनको आश्वासन दिया और फिर सहारनपुर पुलिस के पास जांच आ गई। सहारनपुर पुलिस ने वही लिखा जो उनके बारे में छांगुर के कहने पर वो बार बार लिख रही थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही और किसी धार्मिक संगठन जिनका नाम बताएंगी, जो आपने इसमें लिखा है विश्व हिंदू रक्षा दल के गोपाल राय जी आपको कहाँ मिले और कैसे मिले? गोपाल राय जी फेसबुक पे मिले थे मुझे और मैं उनके पास लखनऊ उनके घर गई थी 2 जुलाई को। 3 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसी दौरान 15 परिवारों की घर वापसी हुई, जो कि बड़ी खबर का विषय बनी और काफी सारे लोगों ने मुझे शाबाशी भी दी और ये बोला कि बहुत अच्छा काम किया है। यही खबर, बड़ी खबर जो है योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंची और 5 जुलाई को जो है योगी जी के निर्देश पर छांगुर को गिरफ्तार किया गया जी। चलिए, छांगुर गिरफ्तार हुआ, देश के सामने सारा मामला आया, लेकिन जिसने गिरफ्तारी करवाई, जिसने सारा मामला खोला, जिसने सारे चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे बाइट दी, वो खुद अपने बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं करा पाई, उनके विरुद्ध मुकदमा तक दर्ज नहीं करा पाई। यानी कि छांगुर के गिरफ्तार होने के बाद, सारा भेद खुल जाने के बाद भी सहारनपुर पुलिस छांगुर के प्रति वफादार नजर आई, छांगुर की बीमारियों को दबाती नजर आई। यह बड़ा गंभीर विषय है। हमारी बहन बेटियां, हमारा ये देश, हमारा ये सनातन कहां रुकेगा
क्या एक दिन हमें गुलाम होना पड़ेगा? अगर ऐसे अधिकारी रहे, ऐसे लोग रहे, तो हमें एक दिन गुलाम होना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियों की आने वाली पीढ़ी क्या होगी, ये सोच कर रूह कांपती है। आपका जो मुकदमा है बलात्कार का, गैंगरेप का, वो कब लिखा गया, किसके कहने पे, किसके दबाव में लिखा गया, या अपनी मर्जी से पुलिस ने लिखा? अपनी मर्जी से पुलिस करती, बहुत पहले कर देती। ये जो इकरा एहसान है, इमरान मसूद की वजह से मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो डट के इन लोगों के साथ खड़े थे। इकरा एहसान ने तो एसएसपी ऑफिस में मुझे डांट के बाहर बैठा दिया था, मेरा नाम पूछ के भी, सोनू शर्मा, हिंदू लड़की है, और बोला झूठ बोलती, बाहर बैठ जा मुंह बंद करके। ये मुकदमा जो है, नंद किशोर गुज्जर जी हैं, लोनी के विधायक, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनके हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज हुआ है, पर गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। बयान हो उसके 164 के 2 महीने हो गए, मुकदमा दर्ज होके भी 2 महीने हो गए, पुलिस गिरफ्तारी करने को तैयार नहीं है। बबीता तोमर जी हैं वहां पे, लेडीज महिला थाने के अध्यक्ष, वो जो है अभद्र टिप्पणी इस्तेमाल करती है मुझे, और ये बोलती कि मैं उनको जेल नहीं जाने दूंगी क्योंकि 20 साल की जेल होगी। मैं छोटी सी लड़की हूँ, गरीब हूँ, मुझे नहीं पता उनको कितने साल की जेल होगी, मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे तो न्याय चाहिए। जो ये मुकदमा दर्ज हुआ जी, इसके बाद उनके व्यवहार में कोई फर्क आया? जी नहीं। उनके अपराधियों के अपराधी ये बोलते कि तू हमारे बाल को भी नहीं छू सकती, तो कहीं से तो उनको इतनी हिम्मत मिल रही है ना। अच्छा, जैसे आपको गांव में रहती हैं जी, आपने बताया कि इमरान मसूद का क्या लिंक है गांव से? इमरान मसूद जो है सहारनपुर का सांसद है, और उसका पीए जो है गांव में रहता है। अच्छा, आपके गांव में रहता है? उसी गांव में रहता है जी। तो आप इमरान मसूद के पास गई? नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं गई। ये लोग गए थे, और इमरान मसूद ने, मैं नाम नहीं खोलूंगी उसका यहाँ पे, उनको बोला था कि इस केस को खत्म करवा दो, रफा दफा कर दो इससे। हाँ, भी इस केस को रफा दफा कर दो, क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा। ये केस जो है हिंदू मुस्लिम का हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से। अच्छा। और उनकी भारी सपोर्ट की वजह से मुकदमा कैसे खत्म कर, पैसे दे के, न्याय दिला के कैसे खत्म करना? न्याय दिलाना होता तो आज तक वो लोग जेल में होते। खत्म कैसे कराएंगे? तो यही बस कुछ दिया लिया जाए, लड़की को खत्म किया जाए। पैसे दे करके बहुत ऑफर दिए गए, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। अब लेकिन आपने इमरान मसूद पे तो आरोप लगाया, चलो वो तो सहारनपुर के सांसद हैं और उनकी बिरादरी के लोग हैं, तो उनका पक्ष लेना भी जायज बनता है। हालांकि नाजायज है, न्याय की पक्ष लेना चाहिए इमरान मसूद को। अगर उन्होंने ऐसा पक्ष लिया तो वो बुरा है, उनके परिवार के ऊपर भी धब्बा है, क्योंकि काजी परिवार का, चाहे वो करते हो या ना करते हो, उनके परिवार से उम्मीद करते हैं लोग कि वो न्याय की साथ देते हैं। और मैं काजी रशीद मसूद परिवार से, पूरे परिवार से कहूंगा, और सारे सहारनपुर के मुसलमानों से हाथ जोड़ कहूंगा कि अगर आपका दीन ईमान कहीं बचा है, आप समझते हैं कि किसी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, और आप अपने खुदा से डरते हैं, तो इसकी मदद करें। लेकिन आपने इकरा को भी कहा, इकरा एसएसपी ऑफिस में क्यों आई थी और कब मिली आपको? ये आप वहां तहरीर देने गई थी, क्या एसएसपी से मिलने गई थी? 15 मई को इकरा एहसान एसएसपी ऑफिस में आए थे, और मैं वहां पे एसएसपी को बलात्कारियों के खिलाफ एप्लीकेशन देने दोबारा गई थी। मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा था, और वहां पर इकरा एहसान आई। इकरा एहसान आई तो मुझे वह बहुत सारे लोग थे, सांसद जी आए, आप ले लो, आपकी जो है हल होगी। तो मैंने बोला मैम मेरा गैंगरेप हुआ है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे मुकदमा दर्ज चाहिए, मेरा मेडिकल होना चाहिए, जो कि पुलिस का फेलियर है, मेरे मेडिकल आज तक नहीं हुआ, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो इकरा एहसान ने पूछा कौन थे रेप करने वाले, तो मैंने लड़कों का नाम बताया, फरमान, सलमान, पीरू उर्फ वसीम। तो अचानक से उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे मुंह से जो सच्चाई थी निकल गई, सोनू शर्मा। तो बोली चुप, झूठ बोलती है, उधर बैठ जा जाके। मुझे ये बोल के बाहर बैठा दिया गया, और जो बुरखे में औरतें थी उनको हाथ पकड़ पकड़ के खुद सांसद जी अंदर लेके गई। क्या मैं बेटी नहीं थी? मैं भी तो, वो एक महिला होके एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? सांसद तो सबके लिए एक न्यायप्रियक होता है ना, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वहां पे जातिवादी दिखा दिया उन्होंने मेरे साथ। गुर्जर प्रक्रिया, कर्म परिवर्तन हो सकता है, संस्कार डीएनए परिवर्तन नहीं हो सकता। इकरा का डीएनए गुर्जर प्रतिहार का है, उसकी रगों में रक्षकों का खून है, वो भक्षकों का साथ कैसे दे सकती है यकीन नहीं होता। लेकिन जीती जागती तस्वीर आपके सामने बैठी है जो कह रही है कि इकरा ने उसे धक्का के बाहर कर दी। मुझे आज अपने
गुजर होने पर भी शर्मिंदगी। इसके बाद आप क्या चाहती हैं? मैं ज्यादा नहीं चाहूंगी, मैं इंसाफ चाहूंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया उनकी गिरफ्तारी, उनको कड़ी सजा हो। या मैं तो चाहूंगी ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो किसी की बेटे की जिंदगी तार-तार कर देते हैं। और दूसरे जो छांगुर के सहयोगी हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से झूठ बोल के मेरी जिंदगी नर्क बना दी, उनको भी कानूनी कार्रवाई की जाए, जो आज तक पुलिस वालों ने कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं उनके खिलाफ, और ना ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मेरी चोटें, मेरे जख्म दिखाई नहीं देते हैं। काट काट के चेहरा खराब कर दिया। कुछ लगा रखा है? ये चाकू के निशान है, ये चाकू के क्रिकेट बैटों के निशान है, पूरा काट दिया गया था। और मैडम साहिबा ये बोलती हैं कि मैं खुद भी कर सकती हूँ, कोई लड़की इस तरह से अपना चेहरा खराब कर लेगी। इतनी तो मैं वो कौन कहती है? इंस्पेक्टर जो है? हाँ, इंस्पेक्टर। हाँ, कभी बोलती तू ट्रेन से गिर गई, कभी बोलती तू धंधा करती होगी। ऐसे ऐसे सवाल उसने मेरे साथ किए हैं, जबकि उनके पास विवेचना, उनको गिरफ्तारी करना चाहिए। जैसे 164 के बयान, गैंग रेप हुआ तो उसमें गिरफ्तारी होती है, पर गिरफ्तारी करने का वो ही नहीं है। 9 महीने बाद आज पुलिस प्रशासन क्या जांच कर रही है? 9 महीने से कर रही है जांच। अब मैं बात को छोटी करते हुए कहना चाहता हूँ, आप क्या अपील करना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों से, ब्राह्मण समाज के लोगों से, हिंदू समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करूंगी, अपने समाज से भी करूंगी कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैं अनाथ लड़की हूं, इस बहन को न्याय दिलाए। आज अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना, मैं जिंदगी में कभी जी नहीं पाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए। अगर मैं गलत हूं ना, मेरे प्रशासन को बोला अगर मैं गलत हूं, मैं झूठी, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। परेशान हो गई हूं मैं, पांव से ज्यादा दिल थक गया इस केस में। चलिए, आपने पूरी वीडियो देखी। आप सभी से निवेदन है, मैंने कभी कहा नहीं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बेटी को न्याय दिलाएं। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। धन्यवाद।